तरह से की जा रही है और 7 बजे ठीक मतदान शुरू हो जाएगा। दरअसल आज कई ऐसी सीटों पे चुनाव हो रहा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो गोरखपुर हो जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सिराथू हो, कौशाम्बी की सीट यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल आमने सामने हैं, और इसके अलावा प्रयागराज और अयोध्या जैसी जगहों पर भी आज चुनाव हो रहा है। यानी कि ये जो चरण है ये बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी बेहद सक्रिय हैं कि इस चरण में वोट जो है वो जनता किसके पाले में देगी और इस चरण में किसको फायदा आगे होने वाला है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कौशाम्बी। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। बाराबंकी से हमारे सहयोगी जुड़े हैं दीपक, और सिराथू सीट से सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हैं, और इसी के साथ प्रतापगढ़ से रोहित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जानेंगे दीपक, आपके पास ही बाराबंकी की सीटों पर आज वोटिंग होनी है, तो बाराबंकी में इस वक्त जो पोलिंग बूथ है सबसे पहले उनके बारे में जरा जानकारी दीजिए, किस कदर अभी तक वो तैयार हो चुके हैं। देखिए, आज बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है और जो पोलिंग बूथ है वो पूरी तरह से तैयार हैं। सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर हैं और जो मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ लगातार हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो पोलिंग बूथ काफी अच्छी तरह से सजाए भी गए हैं जिससे कि लोगों को मतदान के लिए प्रेरणा मिल सके और लोग प्रेरित होकर ज्यादा मतदान करें। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं। बस इंतजार है, जो मतदाता है उनका इंतजार है कि वो कब आएंगे और कब अपने यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। जी, और अब चलेंगे कौशाम्बी, वहां से हमारे सहयोगी सीमाब जुड़े हुए हैं। सीमाब, कौशाम्बी की सिराथू सीट वीवीआईपी सीट हो जाती केशव प्रसाद मौर्य के वहां से खड़े होने से और पल्लवी पटेल की वजह से, तो अभी वहां का समीकरण हम आपसे जाने, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथों को लेकर क्या जानकारी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर है पोलिंग बूथ की? देखिए, हम तो इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर मौजूद हैं और उससे पहले हम पोलिंग बूथ पे मौजूद थे। वहां पे की तस्वीरें हमने दिखाई भारत समाचार पे कि किस तरह से तैयारियां पूरी हो गई हैं और किस तरह से जो है वो बूथ बनाए गए हैं, कैसे कैसे वहां पे लाइनें लगेंगी, कैसे बैरिकेटिंग की गई है। तो ये सारी तस्वीरें हमने आपको भारत समाचार के माध्यम से दिखाई हैं। इस वक्त हम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे मौजूद हैं और यहाँ पे भी तमाम मीडिया का जमावड़ा है, तमाम कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो जाहिर है कि आज 7 बजे से मतदान होना है और जो सिराथू सीट है कौशाम्बी की, ये बेहद दिलचस्प मोड़ पे चुनाव यहाँ का पहुंच गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनके सहयोगी दल ने प्रत्याशी को टिकट दिया है। पल्लवी पटेल यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और अनुप्रिया पटेल की बहन है। 2 धड़ों में ये पार्टी जो है वो बटी हुई है। एक पार्टी से जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के सामने पल्लवी पटेल को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प है यहाँ का। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। पहले वो मंदिर में पूजा करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद भी फिर क्षेत्र के भ्रमण में निकलेंगे जहाँ जहाँ पर मतदान हो रहा है। जी, तो तमाम जो है वो जो समीकरण बन रहे हैं वो बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये घर है, गढ़ माना जाता है। तो इसलिए जो है वो जो टक्कर है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर यहाँ पर पहुंच गई है। बहरहाल चुनाव 7 बजे से शुरू होगा और 10 तारीख को इस बात का पता चलेगा कि किसका पलड़ा सिराथू सीट से भारी रहा। और अभी तो चुनाव की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। तमाम बूथ, आदर्श बूथ भी यहाँ पर बनाए गए हैं। कई जगहों से जो है वो ईवीएम वगैरह कल रात में पोलिंग पार्टियां लेकर पहुंच गई थी। अब इंतजार सिर्फ मतदान का है। 7 बजते ही मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे और मतदान की शुरुआत हो जाएगी। सिराथू किसको के सर पे जो है वो ताज पहनाता है, ये 10 तारीख को पता चल पाएगा। शिवांगी जी बिल्कुल, देखिए वहां की सीट पर लगातार देखिए हमारे भी नजर बनी हुई सीमा, लेकिन अब प्रतापगढ़ चलेंगे, वहां की भी कुछ वीवीआईपी सीटें जैसे कि कुंडा की रामपुर खास सीट, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी यहां पर इस बार विधायक जो रही हैं वो यहां से चुनावी मैदान में है। वहां पर रोहित, अभी सबसे पहले पोलिंग बूथों की तस्वीरें आप जरा दिखाइए, क्योंकि वहां पर मतदान शुरू होने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या तैयारियां वहां पर है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेती में, कुंडा विधानसभा का बेती यानी राजा भैया का घर।
ये हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये मतदान केंद्र है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, अभी भी अंधेरा है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी जो कर्मचारी, मतदान कर्मचारी हैं, अपने अपने कक्ष में टेबल लगा के बैठे हुए हैं और अब उन्हें इंतजार है 7 बजने का कि 7 बजे और मतदान का क्रम शुरू हो। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर राजा भैया का घर है, बेती कोठी, जहाँ से वो यहाँ पे आते हैं। लगभग 10 से 11 बजे उनका रिकॉर्ड रहा है। हर बार वो वोट देने आते हैं और यहाँ आएंगे। अगर हम प्रतापगढ़ की अन्य सीटों की बात करें तो आराधना मिश्रा की जो सीट है वो काफ़ी एक चैलेंजिंग सीट है और वीआईपी सीट, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मोती सिंह की सीट है। तो ये 3 जो विधानसभा हैं यहाँ पे आज उस पर नज़र रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि किसी की नज़र रहेगी तो ये रघुराज प्रताप और राजा भैया की जो सीट है कुंडा की, उस पे रहेगी। क्योंकि इस बार मुकाबला जो है थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कभी राजा भैया के ही रहे साथी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है और 2 दिन पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने किया था कि इस बार कुंडा की जो है कुंडी बंद हो जाएगी। उसके जवाब में भी राजा भैया ने भी सब्र तोड़ते हुए काफी कुछ जवाब दिया गया था, जो यहाँ कहना फिलहाल उन शब्दों का जरूरी नहीं है। तो मामला एक बड़ा दिलचस्प है। तो हर जगह जो लड़ाई है वो तो दिखेगी ही, लेकिन कुंडा में लड़ाई जबरदस्त दिखेगी। ये बात अलग है कि यहाँ पे हम करीब 1 हफ्ते में 2 बार इससे पहले भी अपनी चुनाव यात्रा को कवर करने आ चुके हैं। तो राजा भैया की एक अपनी लोकप्रियता है। सिर्फ कुंडा ही नहीं, बगल की बाबागंज सीट है, वो भी इनके प्रभाव वाली सीट है। पिछले कई बार से अगर हम बात करें तो न सिर्फ यहाँ की सीट राजा भैया जीतते हैं, बल्कि बाबागंज की जो सीट है वो वहाँ से विनोद सरेज, जो कि इनके प्रत्याशी होते हैं, यही खड़ा करते हैं, वो भी लगातार जीतते रहते हैं। तो यानी कहा जाए तो ये दोनों सीटों पे एक छत्र राज राजा भैया का रहा है। अब इस बार देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है तो राजा भैया का जो राज्य है किस तरीके से कायम रहता है या कुछ उसमें सेंध लगती है। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर रोहित इस बार जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी किस्मत यहाँ पर दांव पर तो है, लेकिन किस तरीके से इस बार उन्हें वोट मिलते हैं 17 के मुताबिक, वो भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा जाना रिजल्ट के दिन। और अब एक बार फिर से चलेंगे हम दीपक के पास। दीपक, बाराबंकी की अगर सीटों की बात करें तो वहां पर 6 में से 5 बीजेपी के पास और इसी के साथ 1 सपा के पास है। एक समय में सपा का गढ़ कहा जाता था बाराबंकी, लेकिन इस समय अगर वहां की तस्वीर देखें तो कितनी अलग आपको नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें 2017 की तो 2017 में 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी, जो कि सरकारी सीट थी। लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो उपेंद्र रावत हैं वो सांसद के चुनाव में खड़े हुए और उसके बाद वो सीट खाली हुई। उसके बाद उस सीट को गौरव रावत ने जीता था, जो जैतपुर से सपा के विधायक बने थे। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति है वो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जो ये वो लहर भी नहीं है इस बार, ना 2017 की लहर है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की वो लहर है जो इससे पहले थी, जिसमें उनको प्रचंड बहुमत मिला था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कहीं कहीं पर बसपा भी पूरी तरह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में आ चुकी है। जी, और एक बार फिर से चलेंगे हम सिमाब के पास। सिमाब, सिराथू सीट का अगर हम अभी तक का पूरा हाल जाने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनकी जीत यहाँ पर है। 12 की तरह इस बार भी उस बार जीत सुनिश्चित करेंगे अपनी। हालांकि अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर इस बार, माफ कीजिएगा, उनकी जो बहन है पल्लवी पटेल, वो भी उन्हें इस बार टक्कर दे रही है। तो ऐसे में अगर देखें तो जनता आपको किसके साथ जाती वहां पर नजर आ रही है? प्रचार दोनों नेताओं ने बहुत जोरदारी के साथ किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों। केशव प्रसाद मौर्य के लिए तमाम बड़े नेता, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के नेताओं ने यहाँ प्रचार किया और केशव प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगा। केशव प्रसाद मौर्य का घर भी यहाँ है, उनकी जमीन पहले से यहाँ पे तैयार है और उनका एक मान सम्मान और एक मर्तबा जो है वो इस क्षेत्र में अलग माना जाता है, उनका दबदबा माना जाता है। पल्लवी पटेल भी यहाँ से अब चुनाव
चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, क्योंकि यहाँ जाति समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ से उनको टिकट दिया था। और हालांकि बीच में चर्चा ये भी रही कि शायद वो यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन बाद में इस बात की घोषणा जो है वो हुई कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी और वो भी मेहनत कर रही हैं। अखिलेश यादव लगातार जो है वो यहाँ पर रैलियां की, उन्होंने आके और लोगों से वोट मांगा पल्लवी पटेल के लिए, और तमाम कार्यकर्ता उनका दिन रात एकजुट रहा यहाँ पे और वोट मांगता रहा। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प है, जैसा पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र, तमाम चीज जगहों पर इस बात की चर्चा है कि मुकाबला जो है वो कड़ा है इस बार केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बीच में। तो अब 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किसको सराहा है, किसके सर पे ताज रखा है कौशाम्बी की सिराथू सीट से। बहरहाल यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक घर भी है, अपना आवास भी है, यहाँ उनका आना जाना लगा रहता है और यहाँ के तमाम जो लोग थे उनसे बराबर संपर्क में थे जब वो सरकार में रहे हैं और अभी भी उनके संपर्क में बराबर बने हुए थे। तो ऐसे में बहुत आसान चुनाव पल्लवी पटेल के लिए भी नहीं है कि अगर वो कोई ये मान के चले कि ये चुनाव उनके लिए बेहद आसान है या कोई लहर चल रही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सिराथू सीट एक ऐसी सीट है कि जहां पर मजबूती के साथ दोनों प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दूसरे दलों की बात की जाए तो दूसरे दलों का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कम है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में इस सीट पर चुनाव होता नजर आ रहा है। बहरहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर हम मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो यहाँ पे निकलेंगे और यही मंदिर है घर के बाहर, वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और 7 बजे से फिर वो अपने पोलिंग बूथों का निरीक्षण करेंगे जहाँ जहाँ पे वोट पड़ रहे हैं। उनके तमाम साथी भी यहाँ पे जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और वो अब यहाँ के पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से दौरे की शुरुआत करेंगे। फिलहाल सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आएं और उनसे बातचीत शुरू हो। जी बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर से हम चलते हैं जरा रोहित के पास, क्योंकि प्रतापगढ़ की कुछ सीटों का अगर जिक्र करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट देखिए कुंडा हो जाती है। और कुंडा में अगर राजा भैया का नाम ले तो वहां पर 1993 से लगातार वो जीतते रहे हैं रोहित। ऐसे में इस बार उनके सामने सपा के कैंडिडेट उन्हें टक्कर दे रहे हैं, गुलशन यादव। तो क्या जो कहा जा रहा है कि उनका मुकाबला इतना आसान नहीं रहेगा, क्या वाकई में ऐसे वहां के समीकरण बनते दिख रहे हैं आपको? देखिए, हम पिछले 10 दिन के अंदर लगातार 2 बार बाबागंज और कुंडा, इन 2 विधानसभाओं का हमने एक चक्कर लगाया। अपने जो चुनाव यात्रा, जो हमारा कार्यक्रम चलता है जिसपे हम जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अगर जनता की जो प्रतिक्रिया आई उसमें देखा जाए तो एक तरफा राज जो है वो राजा भैया का है। राजा भैया न सिर्फ कुंडा बल्कि बाबागंज की जो विधानसभा बगल की है वहां भी प्रभावित करते हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी सीट निकल रही है। लेकिन गुलशन यादव उनके पुराने साथी थे, समाजवादी पार्टी ने उनको खड़ा कर दिया, मजबूती से लड़ रहे हैं और सपा का एक अपना अलग कैडर तो बन ही गया है, उनका एक अपना अलग वोट बैंक है। यादव प्लस मुस्लिम उनको सहयोग करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए, जातिगत समीकरण देखा जाए तो अच्छा खासा सपा का भी वोट बैंक है। लेकिन वो पराजित कर पाएंगे राजा भैया को, इसमें बड़ा शक है। जब तक कि कोई बड़ा उलटफेर न हो जाए, कोई बड़ा चमत्कार न हो जाए, कुछ ट्रेजेडी न हो जाए, तो ऐसे में राजा भैया को हरा पाना वाकई में यहाँ से बड़ा मुश्किल है। सिर्फ राजा भैया की नहीं, यदि हम बात करें तो आसपास की कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ से लोगों की, प्रत्याशियों की जो अपनी लोकप्रियता है वो एक विधायक से हट के, एक जननेता से अलग हट के सुख दुख में शामिल होने और लगातार उनके साथ अपनत्व बनाए रखने की है, जिसके कारण ये नेता जीतते हैं। उसमें से ही राजा भैया भी हैं। राजा भैया को लोग सिर्फ अपने एक विधायक के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि दुख सुख के साथी के रूप में देखते हैं और जरूरत पड़ने पर हर तरह से राजा भैया उनकी मदद करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले बाबागंज विधानसभा में था और ऐसे ही चाय की दुकान पे बैठा था, लोगों से पूछ रहा था कि अच्छा यहाँ से कौन जीत रहा है, तो बोले राजा भैया। हमने कहा राजा भैया तो यहाँ से लड़ नहीं रहे, वो तो बगल वाली सीट कुंडा से लड़ रहे हैं। उन्हें बोले भैया यहीं से राजा भैया लड़ रहे हैं। हमने कहा अरे
फिर मुझे एक बार शक हुआ अपने ज्ञान पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलती से कुंडा विधानसभा में ही क्षेत्र में खड़ा हूं। लेकिन मैंने पूछा तो नहीं, पता चला कि मुकम्मल जानकारी थी मैं बाबागंज में ही खड़ा था। फिर मैंने पूछा भाई कैसे, आप अपना ज्ञान सुधारिए कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से राजा भैया जीत रहे, तो उस हमको समझाने लगा कि देखो भैया यहाँ से विनोद सरोज लड़ रहे हैं, लेकिन वो राजा भैया के आवरण हैं, हम लोग राजा भैया के नाम से देते हैं और राजा भैया जहां कह देते हैं हम वोट दे देते हैं, हम आदमी नहीं देखते हैं कि कौन है कैसा है। फिर हमने पूछा कि क्यों आखिरकार, वो तो कुंडा में रहते हैं और आप यहाँ बाबागंज में हैं, तो उनका साफ कहना था, एक आदमी का नहीं वहाँ 8-10 लोग थे कि भाई जब हमको जरूरत पड़ती है, दुख सुख की कोई बात होती है, थाने पुलिस की बात हो गई, कचहरी की बात हो गई, कहीं कुछ भी बात हो गई, जब भी हम बात करते हैं राजा भैया या उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचता है, सुख दुख में साथ देता है, आर्थिक मदद भी करता है, कहीं चिकित्सकीय इलाज हो उसमें भी जाता है। मतलब जिस तरीके से एक इमरजेंसी में फंसने पे किसी की मदद की जरूरी रहती है, वो सुख दुख जो पूरा किया जाता है, तो वो राजा भैया उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते रहे हैं। और शायद यही लगाव है कि बगल के लोग भी कह रहे हैं भैया यहाँ से तो राजा भैया जीतेंगे। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, कहीं जाते हैं पूछते हैं कौन जीत रहा है, तो लोग कहते हैं मोदी जीत रहे हैं, मोदी थोड़ी लड़ रहे हैं या योगी थोड़ी लड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से जिस तरीके से मोदी योगी सिंबल बन गए हैं कि वही जीत रहे हैं, वही अगर इस आसपास के इलाके में हम बात करें, कुंडा की बात करें, अगर बगल के बाबागंज की बात करें, तो यह राजा भैया अपने आप में एक ब्रांड बन गए हैं। और शायद उसका कारण यही है कि जनता के साथ दुख सुख में किस तरीके से वो शामिल रहे हैं, सिर्फ अपने विधायक निधि नहीं है राजा बल्कि भैया का यहाँ पर प्रतापगढ़ की सीटों पर। और देखिए जिस बाबागंज सीट की आप बात करें, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी खड़े, और इस बार वजह शायद ये भी हो सकती है कि वहां के लोगों की कहने की राजा भैया यहां से खड़े क्योंकि वो प्रत्याशी राजा भैया ने अपनी पार्टी की तरफ से वहां पर खड़ा किया है। फिलहाल आपके पास में आओ, हमारे एक और सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। अनूप से जरा वहां के पोलिंग बूथ की पहले तस्वीरें देख लेते हैं। अनूप जरा जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आसपास किस तरीके की तस्वीरें हैं, आपके पोलिंग बूथ जहां पर आप मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर है? देखिए आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में चुनाव हो रहा है, पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे अभी तैयारियां चल रही हैं, 7 बजे से मतदान शुरू होगा, उसके बाद जो है एक पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पे 44 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, कुल 5 विधानसभाएं हैं। हालांकि एक जगदीशपुर का आंशिक विधानसभा का कुछ क्षेत्र यहाँ सुल्तानपुर में पड़ता है। और आज के चुनाव में 2 पूर्व मंत्री हैं और इसके अलावा 6 पूर्व विधायक है, एक पूर्व सांसद है, वर्तमान में 2 विधायक हैं। इनकी सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। शिवांगी जी, और अब चलेंगे बाराबंकी, वहां से हमारे सहयोगी लगातार दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, बाराबंकी की सीटों की हम बात कर रहे थे, एक सीट सिर्फ यहां पर समाजवादी पार्टी के पास है। एक जमाने में 2012 में 5 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और जिस सीट पर इस बार उनका कैंडिडेट है वो 2 बार का विधायक भी है। तो क्या इस बार भी हैट्रिक लगाने की उम्मीद दिख रही है सपा प्रत्याशी की बाराबंकी सदर सीट पर? देखिए बिल्कुल शिवांगी, अगर हम बात करें बाराबंकी सदर सीट की, तो सदर सीट पे जो आंकड़े हैं वो लगातार जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहते हैं, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक नहीं बना है। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो कैडर वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम और यादव हैं, वो लोग जो है वो दोनों लोग हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के ही प्रति वफादार रहते हैं और उन्हीं को वोट करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब लहर थी उस समय भी समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ से जीता, और दोबारा फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी का ही विधायक जीता था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण मुकाबला है, और यहाँ पूरी संभावना है कि समाजवादी पार्टी का जो विधायक है वही उसी को इस बार भी विजय मिलेगी। बिल्कुल, और देखना होगा यहाँ पर किस तरीके से सपा जो है क्या सिर्फ एक ही सीट पर यहाँ पर सिमट जाती है 22 के चुनावों में, या फिर बाकी सीटों पर भी 2012 वाला करिश्मा करती है और बीजेपी को यहाँ पर हटाती है उन सीटों से। अब चलेंगे हम सिमाब के पास। सिराथू सीट का हाल सिमाब लगातार आप हमें बता रहे हैं, लेकिन सिराथू की अगर सीट की बात करें या फिर कौशाम्बी की बाकी 2 सीटों की बात करें, तो वहां पर दलित वोटर जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में है। और ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य 12 में जीते तो कहा गया कि दलित वोट बैंक उनके साथ गया और साबित कर पाए कि वो दलितों के रहनुमा है। इस बार क्या वो ऐसा कर पाएंगे?
देखिए, पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ कौशाम्बी की जो सुरासू सीट है, यहाँ पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा 2 सीटें और हैं। एक सीट से समाजवादी पार्टी ने जो है वो इंद्रजीत सरोज, वो भी उनको टिकट दिया है और वो भी चुनाव जो है वो बेहतर लड़ रहे हैं वहाँ मंजनपुर सीट से। इसके अलावा एक अन्य सीट भी है, वहाँ से भी भाजपा और समाजवादी पार्टी की जो है वो चायल से टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। सिराथुर सीट का मामला सबसे ज्यादा जो है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घर भी है और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। फिलहाल मतदान थोड़ी देर बाद शुरू होगा। सारे नेताओं ने अपनी अपनी ताकत लगा दी है और सभी लोग अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, चाहे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों। सब के सब वो इस सीट पर आए हैं, लोगों से अपनी अपने दलों के लिए वोट मांगे हैं, प्रचार किया है और आने के बाद सभी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी यहां से निकलने वाली है, जीतने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य का मामला इसलिए और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र के लोग जो है वो उनको काफी सम्मान करते हैं और तमाम लोगों के जो भी दुख सुख पड़ा है वो उसमें जो है वो शरीक हुए हैं, हमेशा शामिल हुए हैं, लोगों की मदद भी की है यहाँ से। और साथ ही साथ पल्लवी पटेल, जो कि यहाँ पे भी पटेल बिरादरी भी ठीक ठाक है, उसकी जाति समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे उनको टिकट दिया था और दूसरी जो जातियां हैं उनको देखते हुए टिकट दिया था। तो इसलिए चुनाव का जो यहाँ पे मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि बहुत ज्यादा क्लियर कोई भी इस बात को नहीं बता सकता कि किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी केशव प्रसाद मौर्य चूंकि यहाँ पे डेरा उन्होंने डाला, अमित शाह और तमाम नेताओं ने यहाँ पे रैलियां की हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, अखिलेश यादव सहित सब ने जो है वो जनसभाएं की, डिम्पल यादव ने जनसभा की। तो इससे जो है वो जो चुनाव है वो काफी असरदार और धारदार हो गया है कि किसके सर यहाँ की जनता ताज बांधेगी। ये बेहद दिलचस्प है। बहरहाल मतदान होने में थोड़ा वक्त शुरू होने वाला, थोड़े देर बाद मतदान शुरू होने वाला है और उसके बाद जो जनता के बीच में लहर है, किसकी लहर है, इस सब चीज़ों का अंदाज़ा हो पाएगा कि शायद पता चल पाए कि किसको जो है वो ज़्यादा वोट मिले हैं। हालांकि जो रुझान है वो बराबर का रुझान जो है वो समझ में आ रहा है। अलग अलग गाँवों में, अलग अलग कस्बों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। बहरहाल 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिमा आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन लगातार सिराथू सीट का हाल हम आपसे जानेंगे, जैसे वहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूजा अर्चना करने के लिए निकलेंगे, वो तस्वीरें भी आप हमें दिखाइएगा। और अब हम चलेंगे रोहित के पास, प्रतापगढ़। रोहित, आपके पास मैं आऊंगी और देखिए रामपुर खास सीट का जिक्र अब करना जरूरी हो जाता है। आराधना मिश्रा यहां से खड़ी है, कांग्रेस की प्रत्याशी, लगातार इस सीट पर वो जीतती रही हैं। उनके पिता प्रमोद तिवारी की भी साख कहा जा रहा है कि इस जीत हार से काफी कुछ प्रभावित हो जाएगी। देखिए, विरासत में मिली हुई सीट है आराधना मिश्रा की। चूंकि प्रमोद तिवारी की एक अपनी पकड़, जमीनी नेता है, उनकी लोकप्रियता रही है और उसका लाभ आराधना मिश्रा को लगातार मिलता रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि कोई चुनाव जीतता है, पिछले अगर 2017 में यदि हम बात करें तो जहां पे बीजेपी ने एकदम सभी पार्टियों का सफाया कर दिया था, ऐसे भी यदि अगर आराधना मिश्रा विजयी रही थी तो निश्चित रूप से उनके पिता ने जो खेती की थी, राजनीति की, उसका फसल उन्होंने काटा था। और इस बार भी उनका रास्ता कोई बहुत ऐसा नहीं है, कांटो भरा नहीं है, वो साफ साफ निकलती दिख रही हैं। हालांकि चुनौतियां काफ़ी है, सपा ने भी घेरने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश की है, तो कहीं से कोई कमी नहीं है उनके विपक्षियों द्वारा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अच्छी फसल लगाई जाए, मेहनत किया जाए तो उसका फल अच्छा ही निकलता है। तो निश्चित रूप से आराधना मिश्रा की भी जो फसल है चुनावी, वो अच्छे ढंग से लहलहाएगी और आज अच्छी फसल कटेगी। ये बात अलग है कि परिणाम 10 मार्च को मिलेगा। जी, और अब चलेंगे एक बार फिर से हम बाराबंकी दीपक के पास। दीपक, बाराबंकी की सीटों का जिक्र देखिए हम लगातार कर रहे हैं। वहां की जिन 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त काबिज है, उन 5 सीटों का समीकरण कैसे आपको बनता और बिगड़ता दिख रहा है?
देखिए शिवाजी, यहाँ जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 2017 में थी, वहाँ पर रामनगर की बात करें तो शरद अवस्थी वहाँ से विधायक थे, साथ ही दरियाबाद से सतीश शर्मा विधायक थे, और जो बैजनाथ रावत है जो जिनको इस बार टिकट नहीं मिला है, ये भी वहाँ से विधायक थे। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का 2017 में जो लहर थी, जिसकी वजह से 5 सीटें मिली थी, इस बार वो लहर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण है कि अखिलेश यादव की जो मीटिंग है उनमें जो भीड़ आ रही है, और जो वहाँ के लोग जो है, जो उनमें जो जोश है, तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने अकेले दम पर जो जिस तरह से यहाँ पर हवा बनाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में इन सीटों को करती नजर आ रही है। और अयोध्या से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अयोध्या का जिक्र आता है तो धार्मिक नगरी अयोध्या, और इस पर जब चुनाव होता है तो बीजेपी पहले से पूरी तरीके से यहां पर पूरा जोर लगा चुकी है। अब तो राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। ऐसे में वहां पर इस बार क्या नजर आ रहा है आपको? राम मंदिर निर्माण का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है, या फिर जो आरोप इसी मंदिर निर्माण को लेकर लगे हैं बीजेपी पे, उसको देखते हुए विपक्ष फायदा उठा ले जाएगा? देखिए, अयोध्या धार्मिक नगरी है, बीजेपी के एजेंडे में रहा है और बिल्कुल। बीजेपी की केंद्र बिंदु में रहा है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, उसके पीछे अयोध्या एक बड़ी वजह रही है, सबसे बड़ी वजह रही है, या फिर यूं कहा जाए तो। ऐसे में अयोध्या में अगर चुनाव हो रहा है तो बीजेपी के हालात को लेकर के भी चर्चा होगी जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ पर कमजोर होती है तो सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के आला नेताओं को, बड़े नेताओं को, कि आखिर अयोध्या में अगर प्रदर्शन बीजेपी का अच्छा नहीं है, चुनाव हारती है, तो फिर जवाब क्या देगी। 2012 में ऐसा ही हुआ था जब तेज नारायण पांडे, पवन पांडे चुनाव जीत करके अखिलेश सरकार में मंत्री बने थे। उसके बाद से बीजेपी में कई बदलाव हुए हैं, और अब अगर अभी देखा जाए 2017 में 5 सीटें थी, बीजेपी ने 5 सीटें यहाँ पर जीती। उसके बाद से आज 2022 है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे नए समीकरण यहाँ पर बने हैं। बीजेपी के सामने नई चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को पार पाना एक बड़ा टेढ़ा काम होगा बीजेपी के लिए। कम से कम अयोध्या जैसी जगह में हमने देखा कि अखिलेश यादव का रोड शो था, यहाँ पे एक अच्छी भीड़ थी, एक अच्छा जन समर्थन उनको मिला था। तो ये नकारा नहीं जा सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का गढ़ है, सिर्फ बीजेपी के यहाँ पर सपोर्टर्स हैं। समाजवादी पार्टी को भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ पर हमने अखिलेश यादव के रोड शो में देखा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर रोड शो किया। तो एक बड़ी मजबूत लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धार्मिक नगरी है, साधु संतों की नगरी है, बीजेपी को यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर मिलता है। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए थोड़ा अभी फिलहाल आसान है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा 2017 में हुआ करता था। केक वॉक तो बिल्कुल भी नहीं है कि इतना आसान हो जाएगा किसी के लिए भी। तो ऐसे में अयोध्या की लड़ाई पर सबकी नजरें होंगी कि यहाँ पर बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। बीजेपी का प्रदर्शन बिगड़ता है तो सवाल बनेगा बीजेपी आलाकमान पर, बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर, कि अगर अयोध्या में ये हार जाते हैं चुनाव तो फिर बाकी जगहों का क्या। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बहुत बड़ी बात आपने की कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के बाद भी कड़ी टक्कर यहाँ पर पा रही है विपक्षी पार्टियों से। सुल्तानपुर अब चलेंगे, वहां से मेरे सहयोगी अनूप लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप,